कैसी भी चुनौती हो, सेनाएं देसी हथियारों के दम पर दुश्मन का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। 60 के दशक में जब इंडियन एयरफोर्स में मिग को शामिल किया गया तो पूरी दुनिया में इसके टक्कर के गिने चुने फाइटर प्लेन थे। नमस्कार, मैं राजीव रंजन। वतन के रखवाले में आपका स्वागत है। आज बात रूस और यूक्रेन की। 2.5 साल हो गए दोनों देशों के बीच लड़ाई शुरू हुई, लेकिन लड़ाई खत्म होने के बजाय ये और भी भयंकर होती जा रही है। एक तरफ रूस यूक्रेन की सेना रूस के कुर्स्क में घुस चुकी है, तो दूसरी तरफ रूस ने अपने हमले और भी तेज कर दिए हैं। यूक्रेन का F-16 फाइटर रूस में क्रैश हो गया। कहा यह भी जा रहा है रूस ने यूक्रेन के फाइटर को मार गिराया। तो उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने एयरफोर्स चीफ को ही बर्खास्त कर दिया। कुल मिलाकर रूस और यूक्रेन को लेकर बहुत सारी बातें सामने आ रही है। ऐसे तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं सामरिक मामलों के जानकार मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव। सर, ये हो क्या रहा है? कहा तो जा रहा था कि जंग खत्म होना चाहिए, लेकिन जंग और भयंकर होता जा रहा है। कोई भी पक्ष झुकने को तैयार नहीं है। हाँ राजीव, इसमें कोई शक नहीं कि ये लड़ाई का दायरा बढ़ने वाला है। जिस प्रकार से ये कार्रवाई हुई है, देखो एक प्रकार से हो क्या रहा था कि कुछ वार फटीग सेटअप हो गया था और दोनों तरफ ऐसा लग रहा था कि अब ज्यादा कोई ग्राउंड सिचुएशन बदल नहीं पाएगा और हो सकता है ये लड़ाई रुक जाए। मगर जब से यूक्रेन ने कुर्स्क के अंदर हमला करके एक सरप्राइज एलिमेंट प्राप्त किया है और वो 18 से 20 किलोमीटर अंदर घुस गया है, और उसके बाद यही नहीं, उसने 1200 किलोमीटर का इलाका ले लिया है, 80 गांव हैं, और जो मेन रिवर थी जो कनेक्ट करती है आप कुर्स्क को, उसके 3 ब्रिज उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए। और इससे क्या लगता है कि एक नई ऊर्जा आ गई यूक्रेन फोर्स में। और यूक्रेन ने ये जो किया था, ये शायद ऐसा सोचा था कि जो उसकी एक प्रकार प्रेशर आ रहा है डोनबास के इलाके में, ईस्ट यूक्रेन में, हो सकता है रूस उस पर कम दबाव डालेगी और कुछ अपनी फौजें वो कुर्स्क की तरफ भेजेगी। तो ऐसे में अब ऐसा लगता है ये लड़ाई का दायरा इसलिए बढ़ेगा क्योंकि इसका पलटवार किया है रूस ने, और रूस का जो पलटवार है वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। और उसने क्या किया है, एक तो जो डोनबास का इलाके से सोच रहा था यूक्रेन अपने फोर्सेस को डाइवर्ट करेगा कुर्स्क की तरफ, वो नहीं किया, बल्कि जो ईस्टर्न यूक्रेन में उसके हमले तेज हो गए। और जिस प्रकार से वो इलाका जीत रहा है ईस्ट यूक्रेन में, तो ऐसा लगता है आने कुछ इस समय में ये पूरा जो डोनबास का इलाका वो अपने कब्जे में कर लेगा। और उसके साथ साथ उसने जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं राजीव बताता हूँ, जो उसने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की है, उसने एक प्रकार से जो एनर्जी सेक्टर है यूक्रेन का, उसको अब टारगेट किया है। उससे क्या होगा कि जो 70% के करीब जो एनर्जी सप्लाई हो रही थी, जो पावर प्लांट थे, जो एनर्जी के सोर्स थे, उनको उन्होंने अटैक किया है। तो ये भी एक सच्चाई है कि एम ये है कि किसी तरीके से पूरी यूक्रेन का एनर्जी सेक्टर को क्रिपल करना, साथ में उसकी इकोनॉमी को हिट करना, जो इकोनॉमी है उसके ऊपर एडवर्स इंपैक्ट पड़े, और तीसरा है लोगों का मनोबल तोड़ना। क्योंकि जिस प्रकार से रूस ने अभी हमले किए हैं वो ईस्ट यूक्रेन में ही नहीं, पूरे यूक्रेन के अंदर, चाहे लावीव देख लें, खार्किव देख लें जिसको फाइनेंशियल कैपिटल माना जाता है, कीव पे बहुत तीखे हमले हुए हैं, जापोरिजिया में हुए हैं, उड़ीसा में हुए हैं, खारासोन में हुए हैं। तो ऐसे में ऐसा लगता है अब रूस ने मन बना लिया है कि यूक्रेन को पनिश किया जाएगा, यूक्रेन के ऊपर हमले तेज हैं, और यूक्रेन का जो मनोबल है उसको तोड़ने की पूरी कोशिश है अभी रूस की, और स्पेशली उसका जो एनर्जी सेक्टर है उसको क्रिपल कर दिया है। राजीव, यहाँ बात समझ में आती है सर, और मेरी अगर जानकारी सही है
तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संभवतः पहली बार है कि रूस के शहर पर किसी ने कह सकते हैं कि कब्जा किया है। यूक्रेन चला गया है, वहां पर घुसपैठ कर चुका है, अंदर तक जा चुका है। उसके ठीक आगे रूस का जो है सेक्टर भी है, वहां उसके बावजूद रूस को उससे कोई चिंता वाली कोई बात नहीं है। लग रहा है कि जैसे बेफिक्र है। मतलब जैसे कहा यह जा रहा था कि यूक्रेन से कह रहे थे कि भाई डाइवर्ट करेंगे, कुछ फौज को इधर लेके आएंगे, रूस को कह रहे कोई चिंता वाली बात नहीं है। बहुत हल्के में लिया जा रहा है रूस की तरफ से ऐसा। बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल ठीक बोला आपने राजीव, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि देखो रूस ने बहुत ज्यादा बड़ा इलाका पहले ही यूक्रेन का जीत लिया। 18 से 20% का जो इलाका है रूस ने यूक्रेन का ले चुका है, जिसके अंदर डोनेत्स्क, लुहांस्क का एरिया, जापोरिजिया और खारासोन, और इसी प्रकार से उसने क्रीमिया 2014 में लिया है। और ये जो कुर्स्क के अंदर यूक्रेन ने किया, ये एक तो 0.002% वाला इलाका है। और सच्चाई यह है कि रूस को मालूम है कि वो अपनी जो फोर्स है ईस्ट यूक्रेन में जो बहुत अच्छा कर रही है, जो आगे बढ़ रही है, वहां से वो ट्रुप्स हटाने वाला नहीं है। उसका मुद्दा था कि जो कुर्स्क के अंदर एक इनकर्सन कर दिया यूक्रेन ने, उसको एक स्टेबलाइज करना, उसको आगे नहीं बढ़ने देना सीम नदी के आगे। और दूसरा जो कुर्स्क का न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसका एक प्रकार से प्रोटेक्शन करना। और वो ये समझता है रूस की पहले हम ईस्ट यूक्रेन में जब आगे और बढ़ेंगे तो मनोबल टूटेगा यूक्रेन का, तो यूक्रेन अपने आप रिकॉइल करेगा और फिर उस पर हमला करेंगे। आज की तारीख में वो ये समझ रहा है रूस कि एक प्रकार से जबरदस्त हमले करो, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर दो, यूक्रेन के मनोबल तोड़ो, उसकी एनर्जी सेक्टर को तोड़ो, उसकी इकोनॉमी को हिला दो और ईस्ट यूक्रेन में बढ़ते जाओ। और दूसरा जो कुर्स्क में है, जितना एक यूक्रेन आ गया है उसको उसके आगे मत बढ़ने दो, उसको स्टेबलाइज करो। और उसके बाद इसको हम बाद में रिजॉल्व करेंगे जब यूक्रेन बिल्कुल कमजोर हो जाएगा। तो सच्चाई यह है कि ऐसा लगता है कि रूस ने अब अपना मन बना लिया है कि इस लड़ाई की जो गति है उसमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। जब आगे क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या नाटो और अमेरिका ने किया है और उसका क्या इंपैक्ट होगा, फिर बातचीत करते हैं। सर एक और थ्योरी निकल के सामने आ रही कि F-16 जो है यूक्रेन का रूस में क्रैश हुआ है। एक लोग बात कर रहे हैं कि रूस ने उसको मार गिराया गया, कुछ यह भी कह रहे हैं कि यूक्रेन का जो अपना जो सिस्टम जो था उसी ने मार गिराया। उसके बाद जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति जो है वो अपने एयरफोर्स चीफ को सैक कर देते हैं, फरवरी महीने में अपने आर्मी चीफ को सैक कर देते हैं। तो ये आखिर क्या हो रहा है? ये तो और F-16 कोई खिलौना तो है नहीं। हाँ बिल्कुल, देखो रजीब, पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो लड़ाई हो रही थी उसके अंदर अभी नाटो वर्सेस रूस ही है, इसमें कोई शक नहीं। जिस प्रकार से जो हथियार यूक्रेन को दिए जा रहे हैं वो नाटो की तरफ से दिए जा रहे हैं, और उसमें से जो 31 देश हैं, अभी 32, उसमें से 19 देशों ने परमिशन दे दी है कि उनके हथियारों को इस्तेमाल जो है रूस के अंदर भी किया जा सकता है। अभी तक ये था कि जो भी हथियार नाटो को से मिल रहे हैं, यूक्रेन की धरती पे इस्तेमाल करेगा और साथ में क्रीमिया पे, पर रूस के मेन लैंड पे नहीं कर सकता। मगर 19 देशों ने अभी एक प्रकार से इसके लिए क्लियरेंस दे दिया, जिसके अंदर यूके भी है, फ्रांस भी है, कनाडा भी है और बाल्टिक स्टेट भी। अब यह सच्चाई है कि जो यूक्रेन के पास जो हथियार हैं, चाहे वो हाई मार्स, हाई एल्टीट्यूड मोबिलिटी आर्टी रॉकेट सिस्टम, जिससे इसने कुर्स्क के अंदर बढ़त प्राप्त की है, या उसके पास जो लेपर्ड 2 हैं जर्मन के, और इब्राहिम हैं टैंक जो अमेरिका का, और चैलेंजर 2 हैं यूके का, इनका इस्तेमाल किया है, इसमें कोई शक नहीं। मगर जो सबसे बड़ा गेम चेंजर वो F-16 है। जो F-16 की क्या हुआ है कि 60 के करीब F-16 इनको अभी मिल रहे हैं, और उसके बाद आगे भी यूक्रेन डिमांड कर रहा है। मगर इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि F-16 सच्चाई है 1978 के अंदर इंडक्ट हुए थे, अमेरिका ने इंडक्ट किए थे। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसको ट्रेन करने के लिए कम से कम 1 साल लगता है। जिस प्रकार से यूक्रेन ने 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद ही इनके पायलट चलाने लगे हैं, तो एक तो हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं जो एरर हो सकता है पायलट का, मैकेनिकल फेलियर हो सकता है, टेक्निकल फेलियर भी हो सकता है। और जो 2 बातें आपने बताई वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आ रही है। एक तो कहीं ना कहीं ये भी है कि इसको फ्रेंडली फायर से मार दिया गया है, कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगा कि ये दुश्मन का जहाज है, और जो पेट्रॉइड मिसाइल है उससे उन्होंने इसको मार गिराया है।
और एक आपकी जो थ्योरी आपने बताया कि F-16 को हो सकता है कि रूस ने गिराया हो, वो चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, क्योंकि अगर रूस ने गिराया होता तो रूस इसको इमीडिएटली बात को बोलता, बल्कि ये ज्यादा लग रहा है कि बड़ी भारी गलती की है रूस यूक्रेन ने कि उसने बिना फ्रेंड फो वाला जो सिस्टम उनका फेल हो गया और अपना ही जहाज, अपनी ही मिसाइल जो पेट्रोइट एयर डिफेंस सिस्टम दिया उससे गिराया। ऐसे चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, कहना बड़ा मुश्किल है, उसकी इन्वेस्टिगेशन। लेकिन उसके तुरंत बाद जांच के भी नतीजे नहीं सामने आए हैं। एयरफोर्स चीफ को सैक कर देना, उससे पहले फरवरी में आर्मी चीफ को सैक कर देना, तो जेलेंस्की का ये जो कदम है सर, इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि यूक्रेन की फौज के मनोबल पर भी उसका असर पड़ेगा। हाँ बिल्कुल पड़ेगा। देखो ऐसा लगता है कि अभी यूक्रेन के अंदर खलबली मच गई है, इसमें कोई शक नहीं है, और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज करने की बात है। आफ्टर ऑल F-16 का गिरना एक बहुत बड़ी एक प्रकार सेटबैक है यूक्रेन के लिए, चाहे वो फ्रेंडली फायर से हो या कहीं रूस के ने गिराया हो, मगर एक बहुत बड़ा धक्का है। और जिस प्रकार से ने एयर चीफ को भी डिसमिस किया, या बिल्कुल ठीक बोला आपने पहले आर्मी चीफ को, ये मुझे लगता है एक सेटबैक है। और कहीं ना कहीं यूक्रेन मुझे लगता है कि एक ट्रैप में आ गया है नेटो के। जिस प्रकार से उसने ये कुर्स के अंदर जाके वो कहते ने सोते हुए शेर को जगा दिया है, तो अब जो है अब रूस ने ऐसा मन बनाया है, अब हो क्या सकता है। देखो सच्चाई ये है कि जिस प्रकार से अब ये जो हथियार हैं जो नेटो ने पहले परमिशन नहीं दी थी कि आप मेनलैंड में फायर कर सकते हो, स्पेशली मिसाइल जो अभी तक नहीं है, अमेरिका के ऊपर प्रेशर है। अगर नेटो के हथियारों को रूस के मेनलैंड पे अंदर जाया जाएगा, अभी तक तो बेलोग्राड, रस्तोवा या कुर्स्क था, और अंदर जाया जाएगा और उसके ऊपर मिसाइलों से हमले होंगे, तो मुझे लगता है कि रूस भी पलटवार करेगा। और बार बार जो प्रेसिडेंट है रूस के पुतिन साहब, उन्होंने बार बार ये बता दिया है कि ये लड़ाई बहुत ही जबरदस्त मोड पे जा सकती है, और इसमें रूस अगर जरूरत पड़ी तो अपने न्यूक्लियर हथियार भी इस्तेमाल कर सकता है, टैक्टिकल न्यूक्लियर। तो ये सच्चाई है कि ये लड़ाई की तीव्र गति बढ़ेगी, और ये भी सच्चाई है अगर नेटो के हथियार परमिशन मिलेगी, स्पेशली मिसाइल की, तो फिर जो है रूस पलटवार करेगा और ये लड़ाई किसी मोड़ तक जा सकती है, जैसे बताया ये न्यूक्लियर की तरफ भी जा सकती है, ऐसा डर पैदा है। और तो अब ये जी, तो क्या ये जो यूक्रेन को जो है पश्चिमी देशों का सपोर्ट मिल रहा है, अमेरिकन वेपन सिस्टम मिल रहे हैं, तो क्या उसका असर है कि जिस तरह से पिछले हफ्ते की अगर बात करें तो रूस के रिहायशी इलाके में जिस तरह से ड्रोन से हमला किया गया, जैसे लगता है कि 9/11 की वो याद दिलाता है, उस तरह की चीजों को लेके? बिल्कुल, जिस प्रकार से जो अभी रिसेंट हमला हुआ था, और वो भी कम से कम 2000 किलोमीटर के अंदर, 15 से 2000 किलोमीटर एज बर्ड फ्लाई, तो अंदर एक प्रकार ड्रोन से हमला और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, ये 9/11 को दिलाता है। और ये भी दिखाता है कहीं कहीं ना कहीं एयर डिफेंस सिस्टम में कहीं कमी रहेगी। मगर ये सच्चाई है कि जो रूस का इलाका बहुत बड़ा है, और पूरा का पूरा आप कवर कर नहीं पाओगे, ये इसमें कोई शक नहीं। तो रूस के पास जो स्पेशली है आपकी रिटेलिएटरी पावर, अगर रूस के अंदर हमला होता है तो रूस जो है पलटवार करेगा, और उसका वार जो है वो काफी सख्त होगा, जिस प्रकार से उसने अभी किया है। जब ये हमला किया यूक्रेन ने ड्रोन के, जबकि उसने ऑन अप नहीं किया, मगर अगर ड्रोन से ये हमला हुआ तो रूस ने अभी पलटवार किया है, और पलटवार करने से यूक्रेन की मुझे लगता है इकॉनमी बड़ी पूर्ली हिट होगी, उसकी एनर्जी सेक्टर बिल्कुल क्रिपल हो गया है। उसके बाद उनके लोगों का मनोबल अभी कीव, खार्किव सभी में फायर हो रहा है। तो ये सच्चाई है कि जो लड़ाई है का दायरा बढ़ेगा। और ये भी सच्चाई है कि ये बार बार अमेरिका को भी सरप्राइज किया कुर्स्क में जाके, मगर ये भी है कि अमेरिका जो है वो अपना फायदा देख रहा है। वो ये देख रहा है कि भाई अगर लड़ाई चलती है तो जो उसका इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, और हथियार बनेंगे, और हथियार लिए जाएंगे, यूक्रेन लेगा। और बाकी जो छोटे छोटे देश थे जो नेटो के, जो अब प्रेशर लगा रहा है कि 2% जीडीपी का तक अपना डिफेंस में, वो भी ले रहे हैं डर के मारे कि कल को हम के ऊपर भी हमला कर सकता है। तो सच्चाई है रूस को के जो तीखे वार हैं, उससे क्या हो रहा है कि अमेरिका को फायदा हो रहा है। अमेरिका को इस लड़ाई का, या इजराइल हमास का लड़ाई का सबसे बड़ा फायदा है कि उसके हथियार बिक रहे हैं, और जबकि वो हथियार
बिक तो रहे हैं, मगर आप देखें कि कितना नुकसान पूरे वर्ल्ड का हो रहा है। फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर जो कितने महंगे हो गए हैं। और अब जो कार्रवाई जो स्पेशली लड़ाई इस मोड़ पे आ गई है आज की तारीख में, जो कि रूस यूक्रेन की, अब रूस जो है उसने मन बना लिया है कि यूक्रेन को वो पनिश करेगा और वो तीखे वार करेगा इकोनॉमी सेक्टर को बाहर। तो इस ये मुझे लगता है कि ये लड़ाई जो है अब रुकने वाली नहीं है, अब ये बढ़ेगी। राजीव, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जैसे पिछले अगर 1-2 हफ्ते से बात करें तो रूस जैसे हमले लगातार तेज कर रहा है। तकरीबन 250 से ज्यादा ड्रोन जो है केवल कीव पर हमला किया। कीव पर पहले भी आपने जब लड़ाई जब शुरुआत हुई थी 2.5 साल पहले की बात है, उस समय भी 2 महीने की घेराबंदी किया था, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे विद्रोही गुट की बात करें। तो इसमें क्या लगता है कि कीव को कब तक आखिर बच पाएगा? अगर यूक्रेन की बात करें, रूस जिस तरह से हमला कर रहा है लगातार, जिस तरह से उसके पास वेपन सिस्टम है, और खासतौर से ये भी कहा जा रहा है कि रूस जो है एक कंट्रोल न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल जो है परमाणु हथियारों का इस लड़ाई में कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं। जिस प्रकार से अगर नेटो के हथियार इस्तेमाल करेगा यूक्रेन मेनलैंड रूस में भी, तो फिर रूस ने ये वार्निंग दी है कि फिर ये नेटो वर्सेस रूस हो जाएगा और रूस हो सकता है पलटवार जो है नेटो कंट्री स्पेशली पोलैंड वगैरह में कर सकता है और एक प्रकार कंट्रोल न्यूक्लियर वेपन का भी इस्तेमाल कर सकता है। ये वार्निंग बिल्कुल क्लियर कट है, बार बार वो बता रहे हैं अगर आपने मिसाइलों का परमिशन दी और मेनलैंड के अंदर जो स्पेशली सेंटर रशिया और ईस्टर्न रशिया की तरफ, तो फिर रूस जो है इस लड़ाई को और लेवल तक ले जाएगा और बहुत ज्यादा ये लड़ाई फैलने के चांसेस हैं। जो सोचा था कि रूस की इकोनॉमी जो है उसको क्रिपल कर पाएगा नेटो अगर लड़ाई बढ़ती है, वो नहीं हुआ, क्योंकि रूस की जो इकोनॉमी है वो सबसे अभी भी अच्छा कर रही है, क्योंकि उसका जो एनर्जी सेक्टर है, उसका ऑयल है, चाइना भी ले रहा है, इंडिया भी ले रहा है, और उसके बाद उसके जो हथियार हैं उसने अपनी जो इंडस्ट्री को ऐसा कर दिया कि 24/7 मैन्युफैक्चर हो रही है। कुछ हथियार उसको कोरिया से भी मिले, नॉर्थ कोरिया से, कुछ उसको शाही ड्रोन वगैरह ईरान से मिले हैं, चोरी छुपे उसको चीन से भी मिल रहे हैं। तो रूस की ना तो इकोनॉमी इम्पैक्ट हुआ, रूबल जो है उसका और स्ट्रॉन्ग हो गया डॉलर के मुकाबले में, उसके हथियार भी आ रहे हैं, वो लड़ने के काबिल है, अगले 1 साल तक आगे तक लड़ेगा। और जबकि यूक्रेन है वो 70 से 80% बर्बाद हो गया है, और ये हथियार अगर ऐसे नेटो को मिलते रहे, नेटो से मिलते रहे यूक्रेन को, तो मुझे लगता है यूक्रेन की और भी नुकसान होगा, उसका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि रूस जो है वो पलटवार बहुत जबरदस्त करने वाला है। और पश्चिमी देशों की इकोनॉमी भी जो है वो भी काफी हद तक डाउन हुआ है अगर बात करें। हाँ बिल्कुल, सच्चाई यह है कि जब, हाँ अगर आप देखें इस लड़ाई का आर्थिक हालात तो कुछ नहीं खराब हुए हैं। बिल्कुल, रूस की जो आर्थिक हालत है वो खराब नहीं हुई, वो काफी स्टेबलाइज है, रूबल स्ट्रांग हुआ है। और इधर आप देखें कि यूरोप की जो इकोनॉमी है वो बहुत डिगमगा गई है, और स्पेशली जो फ्रांस है, जर्मनी है, यूके है, या बाकी इटली वगैरह है, ये सभी देशों की इकोनॉमी इतना अच्छा नहीं कर रही, बहुत प्रेशर में है। और मैं ये कहूँ अमेरिका के अलावा किसी को इसका खास फायदा नहीं। अमेरिका की जो आर्मामेंट इंडस्ट्री है उसको फायदा हुआ, उसके हथियार बिक रहे हैं, पर बाकी जो चोट है पूरे यूरोप को लगी है। और जो सोचा था कि इसका एडवर्स प्रेशर और इम्पैक्ट पड़ेगा रूस पे, वो तो हुआ नहीं। रूस के ऊपर इकोनॉमी बिल्कुल ठीक चल रही है, रूस में हथियार बन रहे हैं, रूस को हथियार मिल रहे हैं, रूस अगले 1 साल तक आराम से लड़ सकता है। जबकि यूक्रेन जो है वो बर्बाद होने के कतार पे है, 70% के करीब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया है। अब जिस प्रकार से लड़ाई का तीव्र गति बढ़ी है, इसमें मुझे लगता है जो एनर्जी सेक्टर भी है यूक्रेन का, वो क्रिपल हो जाएगा, उसकी इकोनॉमी भी एडवर्स इंपैक्ट करेगी, लोगों का मनोबल भी टूटेगा। और इसके साथ साथ जो यूरोप की इकोनॉमी है वो जैसी है उससे भी ज्यादा आगे आने वाले टाइम में और एडवर्स ली जाएगी, और वो नेगेटिवली जो है काम करेगी, जिस प्रकार से अभी लग रहा है। तो ये सच्चाई है कि जी, रूस के प्रवक्ता की तरफ से एक बयान भी आया है कि रूस अभी भी युद्ध विराम के लिए तैयार है, शांति प्रस्ताव के लिए तैयार है। साथ ही उसने यूक्रेन पर आरोप लगाया कि उसकी कथनी और करनी में फर्क है। वो ये कह रहा है कि उसकी कुछ कंडीशन है युद्ध विराम की, जैसे पश्चिमी देश जो है उस पर जो प्रतिबंध लगाया है उसको हटाया जाए, जो रूसी बोलने वाले इलाके हैं चाहे डोनबास जैसे इलाके उसको मान्यता दिए जाए। इसको कैसे आप देखते हैं सर?
देखो इसकी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो अभी दोनों तरफ है वो एक दूसरे के अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। दोनों की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा अलग अलग है और वो डिमांड पूरी होना बड़ा मुश्किल है। बनस्पत यूक्रेन सोचता है कि हमें जो इलाका रूस ने जीता है 18 से 20% उसको वो खाली करे और फिर बातचीत होगी, जिसके अंदर क्रीमिया में शामिल। वो तो हो नहीं सकता क्योंकि सच्चाई यह है, ग्राउंड सिचुएशन यह है, वो जो इलाका अभी ले लिया रूस ने उसको वापस लेना बड़ा मुश्किल है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो कि यूक्रेन कह रहा है कि तभी बातचीत होगी, वो तो होगी नहीं। और रूस जो है वो कह रहा है कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, मगर हम जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके तहत, जहां पर जो सिचुएशन है वो यूक्रेन मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि नेटो नहीं मानने की कैसे रेगुलाइज किया जाए कि ये इलाका तो रूस जीत गया, क्रीमिया 2014 में ले चुका था। तो ये अब एक प्रकार से द्विधा है। जब तक आप गिव एंड टेक नहीं करेंगे, ये समझना चाहिए यूक्रेन को भी और नेटो को भी कि जो इलाका इन्होंने ले लिया है रूस ने, वो मुझे नहीं लगता वो वापस ले पाएंगे, क्योंकि अगर वापस लेने की पूरी कोशिश होगी तो ये वर्ल्ड वार की तरफ चला जाएगा। क्योंकि अब भी रूस के अंदर बहुत ज्यादा ताकत है कि वो पूरे नेटो का एक प्रकार से मुकाबला कर पाएगा। और आज की तारीख में नेटो की जो इकोनॉमी बहुत अच्छा नहीं कर रही, और अभी नवंबर में इलेक्शन है, कौन आएगा वहां पर? डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, रिपब्लिकन कैंडिडेट आएगा या कमला हैरिस आएगी, इसका कुछ नहीं। पर आज की तारीख में एडवांटेज रशिया को है। अगर ये लड़ाई बढ़ती है तो और भी नुकसान यूक्रेन को होगा, जितना नुकसान हो चुका है उससे भी ज्यादा और होगा। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है कि लोगों की एक तो कैजुअलिटी होगी, उनका मनोबल टूटेगा। और ये जो सर्दियां हैं यूक्रेन के लिए बहुत भारी पड़ने वाली हैं, क्योंकि उनका एनर्जी सेक्टर, चाहे वो गैस है, ऑयल है या पावर सेक्टर है, वो बर्बाद कर देगा रूस। सर, हमारे प्रधानमंत्री भी गए थे, पहले रूस गए फिर यूक्रेन गए, शांति की बात की उन्होंने। लेकिन दोनों देशों के बीच में कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा असर नहीं दिख रहा। अमेरिका से भी बात किया उन्होंने, फिर पुतिन से भी उन्होंने बात किया। हालांकि यहाँ पोस्टरिंग की अगर बात कीजिएगा तो रूस का पोस्टरिंग एक ठीक ठाक रहा, मतलब एक अच्छा रहा है डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर देखें, प्रधानमंत्री रूस जाते हैं, जिस तरह से अमेरिका की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई थी, जेलेंस्की ने जो कहा था प्रधानमंत्री को लेकर, जब प्रधानमंत्री यूक्रेन आते हैं तो रूस की तरफ से ऐसी कुछ प्रतिक्रिया नहीं जाहिर की गई। हाँ देखो, सच्चाई यह है कि अगर कोई देश इसके अंदर फैसिलिटेटर या मीडिएशन का, तो हम नहीं कहेंगे, मीडिएशन जब भी हो सकती तो दोनों देश एग्री करें, मगर कोई फैसिलिटेटर का रोल अपना सकता है तो वो भारत भी है दूसरे देशों के साथ। उसकी वजह यह है कि भारत के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं अमेरिका के साथ भी, नेटो के दूसरी कंट्री से भी, यूक्रेन से भी, और भारत के रिलेशनशिप रूस के साथ भी बहुत अच्छे हैं। तो भारत एक फैसिलिटेटर का रूप कर सकता है, मगर दोनों तरफ से पक्ष जो हैं वो एक प्रकार से मानने को तैयार हों, क्योंकि भारत बार बार ये कह रहा है कि भाई डायलॉग और डिप्लोमेसी से कोई ना कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए। जो कोई भी मुझे नहीं लगता जो पुतिन के आंखों में डाल के इतनी हिम्मत रखे, उसको ये बताए कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वार, और अभी ये लड़ाई का वक्त नहीं है, शांति आनी चाहिए डायलॉग और डिप्लोमेसी से। चाहे वो एससीओ की मीटिंग के साइडलाइन में थी, या जो अभी जुलाई के महीने में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां गए तो उन्होंने दोबारा दोहराया, उन्होंने ये भी दोहराया कि किसी भी चीज का सलूशन बैटल फील्ड में नहीं है, ये एक प्रकार निगोशिएटिंग टेबल में है। तो रूस को भी ये बताया और यूक्रेन को है। मगर सच्चाई आपने बहुत अच्छी बोली कि रूस जो है वो समझता है, मगर यूक्रेन ने पहले भी बहुत, जेलेंस्की ने नेगेटिव रिमार्क दिए थे जब भारत के प्रधानमंत्री रूस गए थे, और अभी जब भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन गए वो सच्चे मन से गए, मगर उनके आने के बाद जो कमेंट जेलेंस्की ने दिया कि अगर लड़ाई बंद करना चाहते हैं या वो हेल्प करना चाहते हैं यूक्रेन की, तो वो जो ऑयल लेते हैं रूस से उसको बंद। पर उनको ये समझ नहीं आता कि ऑयल जो है उसके अंदर 3 बातें हैं। एक तो इसके ऊपर कोई काटसा नहीं है, इकोनॉमिक सैंक्शन नहीं लगी, जिसको बोलते हैं काउंटरिंग अमेरिका थ्रू सैंक्शन एक्ट, क्योंकि वहां का अभी भी गैस और ऑयल यूरोप ले रहा है,
जब यूरोप के ऊपर नहीं लगे तो वो भारत और चीन पे कैसे लगा सकता है? और यही ऑयल जो भारत लेता है ये रिफाइंड होके यूरोप में जा रहा है। तो सच्चाई यह है कि हर देश अपना नेशनल हित देखता है, नेशनल इंटरेस्ट देखता है। वो भारत का नेशनल इंटरेस्ट है कि हम ऑयल लें उनसे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी आज वर्ल्ड में एक ऐसा देश है जिसकी इकोनॉमी डगमगाई नहीं है कोविड-19 और रशिया, यूक्रेन और इजराइल हमास की। उसकी वजह यह है कि हमने अपना आपको मेहनत अच्छा किया। तो ये समझना चाहिए यूक्रेन को कि भारत जो ऑयल ले रहा है उससे फायदा ही है पूरी वर्ल्ड का, क्योंकि वही ऑयल जो है यूरोप पे जाता है रिफाइंड होके। और दूसरी बात यह है कि आप दो टाइप के चेहरे नहीं रख सकते, एक यूरोप के लिए और एक बाकियों के लिए। तो ये सच्चाई है कि इसके अंदर जो नेगेटिव रोल है वो जेलेंस्की प्ले कर रहे हैं, वो इतना पॉजिटिव नहीं है, वो बड़ी बात नहीं सोच रहे। मगर ये सच्चाई है भारत जो है वो एक फैसिलिटेटर का काम कर सकता है अगर दो है, पर भारत एक ऐसा देश है वो डायलॉग और डिप्लोमेसी से वो कहते हैं प्रधानमंत्री बार बार ये बताया हम किसी की तरफ नहीं, हम शांति की तरफ। मगर हम वो काम करेंगे जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में, ऑयल वहां से लेना हमारे नेशनल इंटरेस्ट। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट और चीज है राजीव कि क्या ऐसी बात है कि हमारे रिलेशन रूस के साथ अच्छे होने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। भारत का सबसे अच्छा मित्र वर्ल्ड के अंदर आज भी रूस है। 1971 में जिस प्रकार से उन्होंने ऑल आउट हमारी मदद की थी, यही नहीं उसके बाद भी हमारे साथ वो जम्मू कश्मीर के पहलू पे भी हमारे साथ खड़े रहे। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बदलते हुए वर्ल्ड इकोनॉमी और वर्ल्ड ऑर्डर को देखते हुए हमें ये देखना है कि ये एक तो हम ऑयल ले रहे हैं, दूसरा हमारे रिलेशन चीन से कोई खास अच्छे नहीं है। और कल को खुदा ना खास्ता लड़ाई हो जाती है तो हमारे दो बातें, एक तो हम नहीं चाहते कि रूस बिल्कुल चीन की पलड़े में चला जाए जिस प्रकार से इकोनॉमिकली हो सकता है, और दूसरा हम अभी भी 50 से 40% हमारे हथियार रूस से आते हैं, हमें उनके स्पेयर पार्ट चाहिए। तो ये हमारा इकोनॉमिक और नेशनल इंटरेस्ट है कि रूस हमारा बहुत ही अच्छा मित्र रहा, हम उसके साथ खड़े होने चाहिए, हमारे को कभी उसने धोखा नहीं दिया। दूसरा हमारी इकोनॉमी को देखते हुए, तीसरा हमारा नेशनल इंटरेस्ट चीन को देखते हुए, तो हम जो है मुझे लगता है अपने हिसाब से बिल्कुल क्लियर है। और ये बातें हमने अमेरिका को भी बताई है कि ये जो है हमें सोचना है, और अमेरिका को भी समझना चाहिए कि अगर कोई देश चीन का मुकाबला कर सकता है साउथ एशिया में वो भारत है। तो भारत को आप स्ट्रॉन्ग करेंगे तभी बात। मतलब यूक्रेन का की जो राजधानी है कीव, रूस का जो हमला हो रहा है लगातार कीव पर सर, तो कितना दिन आपको लगता है बचा पाएगा वो यूक्रेन की? मुझे लगता है देखो अभी जैसे पहले हुआ था हमला, आपने ठीक बोला, 2-2.5 साल पहले जब लड़ाई हुई थी तो सोचा था कि रूस जो है अगले 5-10-15 दिन के अंदर कीव को और यूक्रेन को जीत लेगा, मगर वो नहीं हुआ। वो कमियां और गलतियां जो रूस ने की थी अब वो दोहरा नहीं रहा, अब उसने अपनी जो स्ट्रेटेजी चेंज की है। और मुझे लगता है कि ये लड़ाई का दायरा बढ़ता है तो कीव बहुत ज्यादा देर रुक नहीं पाएगी। जिस प्रकार से लोगों का मनोबल तोड़ना, एनर्जी सेक्टर को बर्बाद करना, इकोनॉमी बर्बाद करना, और जिस प्रकार से ईस्टर्न यूक्रेन में बढ़त कर रहा है रूस, तो जिस हिसाब से देखा जा रहा है कि नुकसान सबसे ज्यादा यूक्रेन को होने वाला है। तो मुझे लगता है जेलेंस्की को समझ आना चाहिए कि इस लड़ाई में नुकसान जो भी है वो है यूक्रेन को, यूक्रेन की इकोनॉमी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी, और बाकी जो हैं रूस को कोई खास इम्पैक्ट नहीं होने वाला, उसके पास काबिलियत और क्षमता है। तो ये समझ आना चाहिए कि ये लड़ाई अगर लंबी चलती है तो सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज मुझे लगता है यूक्रेन को है। तो और यूक्रेन ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा कीव को, क्योंकि अब जिस प्रकार से रूस घातक हमले कर रहा है अपने मिसाइलों से, रॉकेट से, ड्रोन से, उसमें बहुत भारी नुकसान हो रहा है यूक्रेन को, और मुझे लगता है कीव को भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, और इससे ज्यादा देर तक यूक्रेन डट नहीं पाएगा। तो सर एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रूस यूक्रेन जंग के तमाम पहलुओं पर आपने बात की, बहुत बारीक से हर चीजों का समझाया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। कैसी भी चुनौती हो, सेनाएं देसी हथियारों के दम पर दुश्मन का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। 60 के दशक में जब इंडियन एयरफोर्स में मिग को शामिल किया गया तो पूरी दुनिया में इसके टक्कर के गिने चुने फाइटर प्लेन थे।